हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके साथ ईयर 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9th के लिए साइंस। ठीक है, उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक क्रैश कोर्स, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे और वो सब कुछ मिलेगा जो आपको हेल्प कर सकता है सिर्फ इतने से दिनों में सैनिक स्कूल का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने में। ठीक है, ओनली इन ₹499। ये तो थी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग पेपर की, कि क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए हैं इन द ईयर 2019। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, और वो किस में हेल्प करता है? द ऑप्शंस आर हेल्प्स इन डाइजेशन, या डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिजीज कॉज करता है, या सारे के सारे। तो देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं कि बहुत, जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो हम लोगों के लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जिसे हम गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारी मदद करे। और वो किस में मदद करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये जनरली मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब, फॉर एग्जाम्पल पी से हम लोग बात कर सकते हैं, जो मटर का पौधा होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। एक ऐसा मेटल बताना है जिसे कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। तो ऑप्शंस आर फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम। तो देखिए, फॉस्फोरस तो भैया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस तो एक नॉन मेटल है। अब देखते हैं। तो देखिए, जो सोडियम मेटल है ना, वो बहुत स्पेशल मेटल है। कैसे स्पेशल है? इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो मेटल से अलग होती है। बहुत सॉफ्ट है, जैसे ही आप इसको ओपन में रखेंगे इट इमीडिएटली कैचेस फायर। ठीक है, तो इस सोडियम को क्या किया जाता है? स्टोर करके रखते हैं केरोसिन के अंदर, क्योंकि अगर ओपन में रखा तो ये नुकसान पहुंचाएगा, फटाफट से बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर कंडक्टर्स आर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से किसी भी फॉर्म की एनर्जी को पास होने देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। अब पुअर कंडक्टर यानी कि कुचालक, कौन से कुचालक हैं? देखिए, प्लास्टिक, क्लोथ्स, वुड, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से क्या कोई ऐसा दिख रहा है जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सके या हीट पास करवा सके? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे कंडक्टर नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर फॉलोइंग जोन्स इन अ फ्लेम। एक जो फ्लेम होती है कैंडल की, उसके अंदर कितने जोन है ये आप लोगों को बताना है। ये कैंडल की फ्लेम है, तो 2, 3, 4 या नो, एनी जोन, कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, जो कैंडल की फ्लेम होती है उसके अंदर 3 जोन होते हैं। ठीक है, आउटर, मिडल और इनर। अगर हम बात करें कि सबसे गर्म जोन कौन सा होता है, तो जो आउटर जोन है किसी भी फ्लेम का वो हॉटेस्ट होता है। जो अंदर वाला जोन होता है वो बिल्कुल भी हॉट नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई कैंडल लेके कहता है कि मैं तो इसमें से हाथ पास करवा रहा हूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। व्हेन यू पास द फिंगर थ्रू द फ्लेम, अगर आपका मतलब बीच, मतलब इनर जोन से अगर पास हो रहा है, तो यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ हीट। ठीक है, तो नंबर ऑफ जोन्स की बात करें तो देयर आर 3 जोन। जो आउटर जोन है तो याद रखेंगे हॉटेस्ट, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। फिर से आ गया है फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन बहुत अच्छा फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमेशा एक्ट करता है, बात सही कह रहा है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अगर मोशन आपका इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए।
नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ऑप्शन सी ये कह रहा है। और ऑप्शन डी कह रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कहाँ एक्ट करता है? इट एक्ट्स टू द अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Moving on to next question, the stage of embryo। एम्ब्रियो की स्टेज बतानी है जिसमें सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सके। आइडेंटिफाई किए जाने का मतलब क्या हुआ? जिन्हें हम पहचान सकेंगे, ये इसके हैंड्स हैं, ये इसका माउथ है, ये इसके लेग्स हैं। तो वो कौन सी स्टेट होती है एम्ब्रियो की? फीटस। ठीक है, फीटस के अंदर अपने को क्या होता है कि सारी की सारी जो ऑर्गन्स है वो विजिबल होते हैं। व्हाट इज जाइगोट? तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और मेल और फीमेल गैमीट्स का मेटिंग होती है, उसके बाद सबसे पहला जो बनता है वो दैट इज योर जाइगोट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ। डायबिटीज, हाँ सब जानते होंगे डायबिटीज को। बहुत मतलब अभी तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी, मतलब ऐसा कह सकते हो कि मोस्टली लोगों में मतलब ये देखा गया है कि डायबिटीज से प्रॉब्लम होती है उनको। एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट या पेनक्रियाज। तो देखिए पेनक्रियाज जो होता है वो अगर उसकी फंक्शनिंग अफेक्टेड हो जाती है तो क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन बॉल्स। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है वो किससे ऑब्टेन करते हैं? कार्बन, कोक, कोल गैस एंड कोल तार। द करेक्ट आंसर इज योर कोल तार। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन नाम का एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? गलती से उसने क्या किया? फ्लेम के ऊपर अपना हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा इमीडिएटली अपना हाथ हटा लिया। क्यों हटाया? क्योंकि उसको सेंसेशन हुई, गरम गरम लगा और उसने रिएक्ट किया। अब ये किसकी वजह से हुआ होगा? कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कॉमन सी बात है भैया, नर्व सेल। पता है ना, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई भी मान लो एक्शन का मतलब रिएक्शन होगा। जैसे ही आपको पता चला गर्म है, आपने फटाफट से हाथ हटा लिया। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ठंड है, तो यू विल स्टार्ट रबिंग योर हैंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका एक्शन का रिएक्शन कौन करेगा? नर्व सेल्स ही तो करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्व सेल्स। अ पर्पल कलर्ड नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है जिसका कलर कैसा है? पर्पल है। ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनाता है अल्कोहल में। ठीक है, बात याद रखेंगे। विच इज अप्लाइड ऑन द वुंड्स, ये जब घाव हो जाता है ना तो उसके ऊपर उसको लगाया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जब वो लगाएंगे तो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। आपको नॉन मेटल बताना है तो भैया आयोडीन जो है ना वो है करेक्ट आंसर। और कौन सा किस तरीके का सॉल्यूशन यूज करते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज किया जाता है ना। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीट्स। ठीक है, नीचे कुछ वीट्स वीट्स के इफेक्ट दे रखे हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से वीट्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। वीट क्या होती हैं देखते हैं। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, वो हार्वेस्टिंग में यानी कि जब फसलों की कटाई की जाती है उसमें इंटरफेयर करते हैं। दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दी, वो क्रॉप प्लांट्स हेल्दी ग्रो करें उसमें हेल्प करती है। दे कम्पीट, कंप्लीट एल, ठीक है, दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड स्पेस एंड लाइट। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो प्लांट्स होती है ना, जो फसलें हम लोग बोते हैं, उससे कंपटीशन करती है। किसके लिए? पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए और जगह के लिए भी। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। अब आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जिस ऑप्शन में सेकंड है वो तो इनकरेक्ट ही हो गया, तो ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब बच्चा थर्ड और फोर्थ, और थर्ड ओनली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, कि वो compete करते हैं क्रॉप प्लांट से और दूसरा प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group contains all the synthetic
फाइबर्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए है नाइलॉन, टेरिलीन, वूल, कॉटन, पॉलीकॉट, रेयॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, एक्रिलिक, सिल्क और वूल। अब देखो, ये वूल जो है वो कैसा है? नेचुरल, ये नहीं हो। कॉटन फिर से नेचुरल, तो ये भी नहीं होगा। वूल ये भी नेचुरल, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, कौन है जो सारे के सारे सिंथेटिक है? पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकेलाइट। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about endemic species? Endemic species के बारे में इनमें से कौन सा statement सही है? They are found exclusively in specific habitat. मुझे तो लग रहा है कि पहला ही आंसर है इसका। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए किसी एक ऐसे एनिमल की, ऐसी एक स्पीशीज की, वो उसी पर्टिकुलर एरिया में मिल। ठीक है, जब हम बात करेंगे एशियाटिक लॉयंस की, तो वो कहाँ है? जब नाम पता चला है तो एशिया रीजन के अंदर वो ज्यादा मिल रहे हैं। तो दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स के बारे में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बात करते हैं, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। लग तो रहा है कि न्यूक्लियस बनाते हैं हम, तो हर सेल में बनाते हैं, लेकिन कुछ एक सेल्स ऐसी भी होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है आरबीसी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सेल्स ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है ना, ऑर्गन के अंदर तो ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, सेल का ग्रुप नहीं है वो, तो अलग अलग सेल टिश्यूज हो सकते हैं। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल इज राउंड, ये भी गलत है। तो करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हम लोगों को। तो सेल ऑफ अ टिश्यू, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, देखिए सेल, जब सेल का ग्रुप बनाएंगे तो टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप बनाएंगे तो बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन का ग्रुप बनाएंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है ना। तो देखिए इसने क्या कहा, सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर। देखिए इसका आंसर सी है। अब एक्वेटिक एनिमल्स जिनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है। वाटर के अंदर यानी कि फीमेल बॉडी में तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा। तो जहां पे भी इंटरनल आ रहा है भैया वो तो होंगे ही नहीं। अब विवी पेरिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो हो ही नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओविपोरस विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लाइट फ्रॉम सन। ठीक है, सन से लाइट आ रही है और कितना टाइम लगा रही है? 500 सेकेंड्स लगा रही है अर्थ तक पहुंचने में। और उसने कहा कि अज्यूम क्या करना है हम लोगों को, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा सन और अर्थ के बीच में। ठीक है, तो देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूला से डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड दे रखी है उसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिलियन किलोमीटर।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट को नहीं बताता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये तो एप्लीकेशन है, हम जानते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यस हम लोग जानते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं। देखिए, कंपाउंड का डीकम्पोजिशन हो सकता है, एलिमेंट का डीकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर। द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है, एक 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की बात की गई है। तो जो देखिए डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो 1000 टाइम ज्यादा होती है अगर मैग्नीट्यूड 4 का अर्थक्वेक आ रहा है तो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स इन ह्यूमन आई। तो देखो किससे याद रखेंगे, एक छोटे से इनिशियल्स बनाए मैंने आप लोगों के लिए, आर डी या डॉक्टर याद रख सकते हैं, डी आर डॉक्टर होता है ना। तो देखो रॉड जो होती है वो रहती है डिम के साथ, कोन के लिए याद रखेंगे सी बी, यानी कि कोन्स ब्राइट लाइट के लिए, ये याद रखेंगे दो वर्ड्स, ठीक है, आर डी और सी बी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, नहीं, ब्राइट लाइट के लिए होता है। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यस इट कैन बी। रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये भी नहीं है। कैन सेंस कलर, तो ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। ये याद रखेंगे, आर डी यानी कि रॉड डिम, सी बी यानी कि कोन्स ब्राइट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड, नया प्लैनेट बना और वो कहाँ डिस्कवर हुआ, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में। तो इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो सन से कितना दूर होगा। तो देखिए यूरेनस और नेपच्यून है, इसके बीच में कोई नया प्लैनेट है, दिस इज न्यू प्लैनेट है ना। यूरेनस और नेपच्यून पहले से चल रहे थे, उसके बीच में आया कोई एक नया प्लैनेट, मान लो ये, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, लेस देन नेपच्यून, मोर देन नेपच्यून, लेस देन यूरेनस, इक्वल टू यूरेनस और नेपच्यून। तो देखो जब ये यूरेनस से और नेपच्यून के बीच में है तो यूरेनस से तो इसका टाइम ज्यादा होगा, यूरेनस से टाइम ज्यादा होगा, लेकिन नेपच्यून से टाइम क्या होगा, कम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश वॉज कुकिंग पोटैटो करी, चूल्हे पे पोटैटो करी बना रहे थे और उन्होंने देखा कि जो कॉपर का वेसल है यानी कि जो बर्तन है वो काला होने लग गया बाहर से, ये क्यों हुआ होगा। तो देखिए जब भी फ्यूल का इम्प्रॉपर कंबशन होता है, इन दैट केस हमेशा क्या होगा, काला होने लग जाता है। जो बर्तन काले होते हैं अगर कुकिंग करते वक्त, वो इम्प्रॉपर कंबशन की वजह से ही होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, ठीक है, एक वही कॉपर का बर्तन है उसको आर्द्र हवा में, मतलब मॉइस्ट एयर में रख दिया है बाहर थोड़ी देर के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग आने लग जाती है। वो ग्रीन मटेरियल किसका मिक्सचर है। तो देखिए ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर नाइट्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो अब कभी अगर कोई कॉपर का बर्तन दिखे और उस पे ग्रीन कलर दिखे तो समझ जाना कि वो किसकी कोटिंग है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको चूज करना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करा जाता है ना। नेचुरल हैबिटेट में बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करके रखते हैं। तो ऑप्शंस आर जूलॉजिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ठीक है। तो देखिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज जो होती है वो नेचुरल हैबिटेट के अंदर मतलब रखते हैं आप प्लांट्स और एनिमल्स को, बाकी तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम फोर्स एक्ट कर रहा है 4 ऑब्जेक्ट्स पे, जिसका एरिया अलग अलग है, 1 बाय 1 किया। आपको बताना है कि प्रेशर मैक्सिमम कब होगा। तो ये बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रेशर के फॉर्मूला पे। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। जब फोर्स की वैल्यू सेम है, इसका मतलब प्रेशर सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट विल डिपेंड्स ओनली अपॉन द एरिया। और कैसे डिपेंड करता है देखिए, इनवर्स रिलेशन होता है फोर्स और एरिया और प्रेशर के बीच में। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, और अगर एरिया कम है तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए, जो एक कील होती है ना, वो आगे से नुकीली होती है। अब देखिए, ये आपको पेंसिल भी नजर आ रही होगी, तो इसकी भी पता है क्या है, टिप है, और इधर पीछे एरिया ज्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने में, ठीक है, मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो इसके कंपैरिजन में प्रेशर जो है वो इस केस में ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जिसका एरिया सबसे ज्यादा उसका प्रेशर सबसे कम, लेकिन इसने तो क्या पूछा है, प्रेशर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम किस केस में होगा, जिसका एरिया सबसे छोटा होगा। तो इन चारों में से कौन से का एरिया सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर स्क्वायर। तो इस केस में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर की बात करेंगे तो मैक्सिमम, ठीक है। और इस केस में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर विल बी मिनिमम, क्योंकि इसका एरिया सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, ठीक है, एक म्यूजिकल कंसर्ट चल रहा है, तो क्या होता है, एक सितारिस्ट आता है और वो क्या करता है, स्ट्रिंग्स जो होती है, सितार की जो स्ट्रिंग्स होती है उनको एडजस्ट करता है। क्यों एडजस्ट करता है, वो क्या एडजस्ट कर रहा है, देखिए, क्या इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या लाउडनेस। तो देखो क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट साथ बजते हैं ना, तो वो अगर सीक्वेंशियल मैनर में नहीं बजेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो स्ट्रिंग्स को मतलब वो सेट करता है, जो उसके तारों को सेट करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो डी, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।